Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss D block elements या जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो D block elements या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली वी आर कंसर्न्ड अबाउट 3D सीरीज which starts at scandium and ends at zinc। तो उनके बारे में हमने बात करनी है, उनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है और देखना है कि किस तरह नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स और ओवरऑल d इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जैसा कि मैंने कहा वी आर कंसर्न्ड अबाउट 3D सीरीज और 3D सीरीज में एलिमेंट्स आते हैं स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक एनोमलस बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। क्रोमियम के बाद मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28। इसके बाद है कॉपर, यहाँ पर भी हमें एक एनोमलस बिहेवियर देखने को मिलता है 29 और जिंक 30। जी, तो ये एलिमेंट्स 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इन सब के s इलेक्ट्रॉन्स की, d इलेक्ट्रॉन्स की और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें पता लगेगा कि सारी प्रॉपर्टीज़ अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे डिपेंड कर रही हैं इन्हीं चीज़ों पर और बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तमाम तर प्रॉपर्टीज़। तो ये एक चार्ट मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए कि आप एक नज़र में देखें तो आपको पता लग जाए कि कौन से एलिमेंट के पास कितने s इलेक्ट्रॉन कितने d इलेक्ट्रॉन हैं। एक बात तो पक्की है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D सीरीज़, इनके अंदर जो आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गॉन बनते हैं। 18 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर आने हैं। 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर s में 20 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा d में 21 हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन s में हैं तो ये तो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, जबकि जो एक इलेक्ट्रॉन d में है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप कहेंगे स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है। याद रहे कि कोई भी किसी भी एलिमेंट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में या आयन की फॉर्म में हमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, टाइटेनियम के पास s के 2 इलेक्ट्रॉन 18 + 2 20 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हैं d में और डेफिनेटली दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि हुन्स रूल के मुताबिक डी जनरेट जो d ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक करके रखा जाता है, बाद में उनकी पेयरिंग स्टार्ट करवाई जाती है। वेनेडियम की बात की जाए उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, d के इलेक्ट्रॉन 3 हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं। क्रोमियम, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे एनोमलस बिहेवियर देखने को मिलता है। क्रोमियम के पास s का 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन s से एक्साइट होकर d में चला जाता है ताकि d के पास हाफ फिल्ड जो है ना d और d सब शेल हो जाए, और हाफ फिल्ड d सब शेल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसलिए s का 1 इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें मिलते हैं 6। मैंगनीज की बात की जाए तो मैंगनीज का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब जो इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 4 से 25 मैंगनीज की तरफ आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो d में नहीं आता बल्कि वो आ जाता है s में, ताकि s भी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए और d रहे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और स्टेबिलिटी मौजूद रहे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये 5 जो हैं सिर्फ यही अनपेयर्ड हैं, जबकि जो s वाला था वो पेयर्ड हो चुका है। इसके बाद आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आयरन के तरीके से कोबाल्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, निकल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जिंक में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे हम अलग से लिख लेंगे। अच्छा, अब आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ जाते हैं डी के अंदर। 18 थर्ड शेल कंप्लीट हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 20 और 6 यहाँ पर जो 6 हैं उनको अगर मैं अलग से आपके सामने रखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन जब 5 ऑर्बिटल्स में रखे जाते हैं तो 1 2
3 4 5 6 इस तरह रखे जाते हैं। 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद रह जाती है 4। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखकर भी इसे जो ना क्रॉस मैच कर सकते हैं। कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं 3। निकल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 2। कॉपर को देखें तो कॉपर में क्योंकि हमें एक डिफरेंट बिहेवियर मिल रहा है, वहां पर एस का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखें एस में 2 है, निकल से जब आप कॉपर में आए तो एक इलेक्ट्रॉन एस से प्रोमोट हो गया डी के अंदर ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल। कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल और हाफ फिल्ड डी सब शेल जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? सिर्फ एक। ये जो एस वाला है ये अनपेयर्ड है, बाकी सारे पेयर्ड हो चुके हैं। इसके बाद आखिर में जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका एस भी कंप्लीटली फिल्ड है, डी भी कंप्लीटली फिल्ड है और ओवरऑल उसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो खासा है ना, वो हमारा जो काउंट है वो पूरा होना चाहिए। ये सारी बात जो मैंने आपके साथ की अभी, उसमें कुछ बातें और ऐड हो सकती हैं। एक तो मैंने ये लिख दिया कि क्रोमियम और कॉपर का जो बिहेवियर है वो पेक्यूलर है, वो डिफरेंट है, और उसके डिफरेंस होने की वजह जो है वो मैंने बता दी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल। एक तो ये बात हमने जो है वो देख लेनी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर दूं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 2 और N-1 D1 to 10 ये हो सकती है। इसका मतलब है कि NS के अंदर जो है 4S के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आ सकते हैं और 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, जैसे कि आप 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर देख भी रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनकी हमें नज़र आती है, वो ये है कि जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ओवरऑल डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन्हें आप क्लासीफाई कर सकते हैं एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी 2 टाइप्स आप कर सकते हैं। एक को आप कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक को आप कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, इनमें हम रखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, डी के एलिमेंट्स को, और इनर ट्रांजिशन में हम रखते हैं एफ के एलिमेंट्स को। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ओवरऑल तमाम डी वालों को कहते हैं। उनमें से जो 3D के एलिमेंट्स हैं जो मैंने सामने लिखे हैं, उनके अंदर ये वाला जो एलिमेंट है स्कैंडियम और ये जो एलिमेंट है जिंक, जिन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है इस वक्त, ये बिल तरतीब इनके ग्रुप अगर मैं डिस्कस करूं तो ये मेंबर है 3B का और ये मेंबर है 2B का। तो ये जो 3B और 2B हैं, 2B एंड 3B, इन्हें कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये जो ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक वो कलर्ड कम्प्लेक्सेस, ये कलर्ड कम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपने याद रख लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो डाटा है ना, इसे मैं इधर ही लिखा रहने देता हूँ और इसके साथ फ़िलहाल हम कर लेते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारी टॉपिक की असल हेडिंग बन रही है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र, और फिर उन्हें हम रिलेट कर लेंगे यहाँ पर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, या ओवरऑल SOD के इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है किसी भी स्पीशी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने में। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है बाइंडिंग एनर्जी। नंबर 1 पर हम डिस्कस कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी को। बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, वो आपने याद रखना है कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू
ये आ गया, इस पर जो फैक्टर असर डाल रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो ज़्यादा होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक और फैक्टर असर डालता है बाइंडिंग एनर्जी पर, और वो है मेटेलिक स्ट्रक्चर। और मेटेलिक स्ट्रक्चर आप इस तरह कह सकते हैं कि असर डालता है कि अगर मेटेलिक स्ट्रक्चर टाइट होगा, या जिसे आप कह सकते हैं कॉम्पैक्ट होगा, तो इससे जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो बाइंडिंग एनर्जी को मैं BE लिख रहा हूं, वो हायर हो जाएगी। और अगर मेटालिक स्ट्रक्चर लूज होगा, लेस कॉम्पैक्ट होगा, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियस है ये बात। तो बाइंडिंग एनर्जी पर दो फैक्टर असर डाल रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मेटालिक स्ट्रक्चर। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर जैसे आपके सामने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की एक तरतीब बना ली है, तो इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करता हूँ मैं और देखता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी का क्या ट्रेंड बनता है। डेफिनेटली स्कैंडियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। टाइटेनियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। वेनेडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी और ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो क्रोमियम की है और मैंगनीज की है, या फॉर एग्जांपल आयरन की है, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6, 5, यहाँ पर ज़्यादा हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पता ये लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी इस 3D सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू शो करती है फॉर विनेडियम के लिए मैक्सिमम वैल्यू शो करती है, जबकि क्रोमियम और मैंगनीज जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर भी कम होती है। इसकी वजह हमने ये दूसरे फैक्टर में डिस्कस कर ली कि जो क्रोमियम और मैंगनीज जैसे एलिमेंट हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो टाइट या कॉम्पैक्ट नहीं है, उनका स्ट्रक्चर रादर लूज है। तो इसी बात को हम यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं कि क्रोमियम और मैंगनीज जो हैं, इनका स्ट्रक्चर लूज मेटालिक स्ट्रक्चर है, लूज मेटालिक स्ट्रक्चर। और मेटालिक स्ट्रक्चर लेस कॉम्पैक्ट होने की वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के बावजूद भी कम है। सही जी। तो ये एनोमलस बिहेवियर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और डिटेल आपके सामने लिख दी। एक और दूसरी प्रॉपर्टी अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्टली वो डिपेंड करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर। और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमने पहले का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो जहां बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। इस उसूल के मुताबिक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, और क्रोमियम और मैंगनीज के अंदर हालांकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन मेटालिक स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई है, और जब बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई है तो उसी हिसाब से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। आगे चल पड़ते हैं जनाब, तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जी, कोवेलेंट रेडियस जो है ना, उसके बारे में आपने याद रखना है कि दो इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपके पास रहे। मैं एक ग्राफ भी बना देता हूं पहले, और वो ग्राफ हमारी कुछ मदद करेगा समझने में डाटा को। इस तरीके से यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर जो है उसका इंक्रीज शो कर रहा हूँ,
और यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि जो एटॉमिक साइज़ है, या जिसे आप साइज़ ही लिख लेते हैं, रेडियस या साइज़ एक ही बात है, वो इस तरफ बढ़ रहा है। तो देखने में आता है कि आप स्कैंडियम से शुरू करें तो एटॉमिक रेडियस ना इस तरह डिक्रीज़ करता है और एंड पे इंक्रीज़ कर जाता है। सही जी, यहाँ पर हमें स्कैंडियम 21 मिल रहा है और यहाँ पर जिंक 30 मिल रहा है। देखें अगर आप इस एरिया को, मैं इस एरिया को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, तो इस एरिया में जो एलिमेंट हैं वो आप देखें, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वाले एलिमेंट्स हैं सारे यहाँ पर। और इन एलिमेंट्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि इन सब के अंदर इनकम्प्लीट डी सब शेल है। इन सब में इनकम्प्लीट डी सब शेल है, जबकि जिंक पर आकर डी सब शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर पाया जाता है कंप्लीट डी सब शेल, यहां पर कंप्लीट डी सब शेल है। तो देखा आपने ये कि जब इनकम्प्लीट डी सब शेल है तो उसमें एटॉमिक साइज कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही डी सब शेल दोबारा से मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट होता है, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो साइज बढ़ जाता है। यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है, या जिसे आप कोवेलेंट रेडियस, की बात एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस जो है ना मोर और लेस, मतलब ये बिल्कुल तो नहीं, लेकिन इट इज मोर और लेस द सेम एज कोवेलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस वर्ड कर लेते हैं जी, ये कोई इतना अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं जी। एटॉमिक रेडियस जो है ना वो क्या ट्रेंड शो कर रहा है, वो ट्रेंड शो कर रहा है कि जब डी सब शेल इनकम्प्लीट होता है तो साइज कम हो रहा होता है, और जब डी सब शेल इनकम्प्लीट से फुलफिल हो जाता है तो साइज वापस बढ़ जाता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, अब यहाँ से मैं नतीजा ये निकाल सकता हूँ कि, नतीजा मैंने ये लिख लिया कि इनकम्प्लीट डी सब शेल जो होता है ना जी, हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो इनकम्प्लीट डी होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं वो हमने लास्ट टाइम समझ लिया था, मैं मुख्तसरन फिर भी उसकी बात कर लेता हूं कि जो न्यूक्लियस है ना उसके इर्द गिर्द अगर एक शेल है और दूसरा शेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस कर रहा है ये काम कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, बट देयर आर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो इस रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। अगर ये शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे और न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएगा, जिसके नतीजे में साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इनकम्प्लीट डी सबशेल जो है ना, इसकी ओरिएंटेशन, इसकी शक्ल इस तरह होती है डी सबशेल की कि उसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इस वजह से जब तक डी इनकम्प्लीट हो साइज कम होता रहता है, और जब कंप्लीट डी आ जाए, कंप्लीट डी सबशेल हो, तो इट हैज स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये चीज हमें यहां पर जिंक के केस में नजर भी आ रही है। तो यहां से हमने ये वाला नतीजा निकाल लिया एटॉमिक रेडियस के बारे में। आगे जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है पैरामैग्नेटिज्म, या जिसे आप मैग्नेटिक कैरेक्टर भी कहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म में जनरली आपको बता दूं कि कोई चीज जो है ना वो मेटल के जो होता है मैग्नेट, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। हमने पैरामैग्नेटिज्म ऑफ आयंस की बात करनी है। पैरामैग्नेटिज्म जो है ना वो है एबिलिटी ऑफ ए स्पीशी और आयन टू बी अट्रैक्टेड वीकली बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो पैरामैग्नेटिज्म भी ज्यादा हो जाएगा। हम यहाँ जो मिसालें ले रहे हैं उन मिसालों को हम एक ग्राफ की शक्ल में डिस्कस कर लेते हैं, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बन रहा है। ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर पैरामैग्नेटिज्म की जो वैल्यू है वो ऊपर जाती है, मैक्सिमम में पहुंचती है और फिर वापस आ जाती है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम पर पहुंचती है यहाँ पर हमें जो है वो मिलता है आयरन +3, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयरन +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद है 5, और इसके साथ यहाँ पर जो है हमें मैंगनीज मिलता है, और मैंगनीज के पास भी आल दो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उसके पास जो पैरामैग्नेटिज्म है उसका आयरन +3 से समवट कम होता है, और इधर आयरन +2 है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है। इसका असर जो मैंगनीज और आयरन का फ़र्क है उसका रिलेशन जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ है। अच्छा, मैंगनीज जो है उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके दोनों तरफ, चाहे आप पीछे की तरफ आएँ या आगे की तरफ आएँ, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम हो रहे होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से बाकी सारे एलिमेंट्स लाइक स्कैंडियम है आपके पास, स्कैंडियम यहाँ कहीं होगा और इस तरफ जिंक यहाँ कहीं होगा, तो उनका जो पैरामैग्नेटिज्म है वाई एक्सिस पर हमने जो है वो प्लॉट किया हुआ है पैरामैग्नेटिज्म को। तो पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू जो है ना वो शुरू में कम होती है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू शो करती है आयरन +3 के लिए, मैंगनीज +2 या आयरन +2 के लिए, बाकी दूसरी तरफ भी कम हो रही है। कॉपर का पैरामैग्नेटिज्म बहुत कम है, तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक जो है वो आयरन +3 है। आयरन +3 के पास मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके ज़्यादा हैं उसके पास पैरामैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा। सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने बात की आप देख सकते हैं कि वो मोस्टली जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड कर रही हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। हम सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही बारी डिस्कस कर रहे हैं और उनके रिलेशन भी बता रहे हैं। उसके बाद हम एक ही बारी ये चीज़ आपके सामने रख देंगे और उससे कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम सारों के जो जो फैक्टर्स हैं, जो जो एनोमलस बिहेवियर्स हैं, उन सबको यहाँ पर रख रहे हैं ताकि एक ही बारी आप सारा डाटा अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम उसके बारे में क्वेश्चनिंग जो है वो शुरू कर सकें। आगे चलते हैं। तो अगली जो हेडिंग है हमारी वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है जी। ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स पर और प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स पर। s इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट होंगे ऑक्सीडेशन नंबर में और अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मैं कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वो यहां पर देखें। और मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर का एक कॉलम बना लेता हूं। स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन नंबर s इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकती है यानी कि 2, और ds और d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलाकर भी आ सकती है यानी कि 3। टाइटेनियम की 2 भी आ सकती है। d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर यूज हो जाए तो 2 + 1 3 भी आ सकती है। अगर दोनों अनपेयर्ड यूज हो जाए तो 2 + 3 + 1 4 भी आ सकती है। विनेडियम के s इलेक्ट्रॉन है 2 भी आ सकती है। d के इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेयर्ड, तो उनमें से एक यूज हो जाएगा तो 3 आ जाएगी, 2 यूज हो जाएंगे 4 आ जाएगी, 3 यूज हो जाएंगे तो 5 आ जाएगी। इसी तरीके से क्रोमियम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। मैंगनीज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है। उसके बाद आयरन में 6 रह जाएगी। s और d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर रह जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 5। फिर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रह जाएगी 4। इसके बाद कॉपर में देखें तो कॉपर में वैल्यू जो है ना वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो 2 तक आती है। ये थोड़ा सा देखें, हमें लगता है कि s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ वैल्यू 1 आनी चाहिए, लेकिन कॉपर +2 में भी पाया जाता है और कॉपर +2 जो है ना वो नेचुरली इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू एग्जिस्ट एज +2, और इसी वजह से कॉपर जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखा गया है। सही है जी। कॉपर का d, जिनका d कम्प्लीटली फिल्ड होता है ना उन्हें आप नॉन टिपिकल कहते हैं, लेकिन कॉपर +2 की फॉर्म में उसके d में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और d में अगर कोई वो पार्शली फिल्ड d हो तो उसे आप टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कॉपर को
इसको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये नेचुरली +2 में एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 नहीं होते। अगर डी एंड तक कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसे कि जिंक का डी जो है ना वो कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसमें। तो जिनका डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो या कंप्लीटली फिल्ड हो और वो वैसा ही रहे तमाम रिएक्शंस में, उन्हें आप कहते हैं कि ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और जिंक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं उनके बारे में हम जो सवाल एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी हम एक कभी एग्जांपल के ज़रिए से आपको बताएंगे कि वहाँ से हमें क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो हो सकती है कि किस किस्म का सवाल वहाँ से पूछा जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, उन्हें आप नोट कर लें। इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट, हमारी हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस जो है ना जी, और इनके कंपाउंड्स, मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं विद लिगेंड्स, लिगेंड्स वो स्पीशीज होती हैं जो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देती हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर देने से वो बनाती हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कई दफ़ा कलर्ड होते हैं। कलर्ड कंपाउंड बनाना इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और जो स्पीशीज़ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, हालांकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रखे गए हैं, उनको आप कह देते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लाइक स्कैंडियम कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, जिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। अच्छा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है ना ये डिपेंड कर रहा होता है कुछ फैक्टर्स पर। फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंड कर रहा होता है वैकेंसी इन डी और डी सबशेल। अगर डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा या डी सबशेल टोटली एम्प्टी हो जाएगा तो फिर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। दिस इज द रीजन व्हाई जिंक एंड स्कैंडियम डू नॉट शो कलर। सही है जी, वैकेंसी इन डी सबशेल ज़रूरी है कम से कम एफएससी के लेवल तक, यानी कि जो हमारा एंटीडस का लेवल है उसमें वैकेंसी इन डी सबशेल एक फैक्टर है जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पर असर डालता है। इसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल, ये भी एक फैक्टर है जो असर डालता है। सही है जनाब, स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल। स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल का क्या मतलब है, ये मेरी बात ज़रा समझ लें आप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। डी जो है ना उनकी एनर्जी, ये देखें, मान लें ये और वाई एक्सिस में यहाँ पर बनाता हूँ और वाई एक्सिस पर मैंने ड्रा की है एनर्जी, ये एनर्जी है जी। डी कितनी तरह की हैं, 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, 5 हैं जी, 5 तरह के। अच्छा, मान लें उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये पांचों तो डी जनरेट ऑर्बिटल है। अच्छा, ये डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, ये एटम के अंदर जब वो अकेली हालत में होता है ना मेटल, यहाँ पर कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम है कोई मेटल, उसके जो डी सब शेल्ड ऑर्बिटल हैं वो सारे आपस में डी जनरेट है, उनकी एनर्जी बराबर है। लेकिन अगर कोई बाहर से लिगेंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, फ्लोराइड आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो आकर इसके डी सब शेल पर असर डालेंगे, वो इसको रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की हो जाएगी स्प्लिटिंग, उनकी एनर्जी जो है वो यकसा नहीं रहेगी। दे आर नो मोर डीजेनरेट, बल्कि उनमें से कुछ ऑर्बिटल जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे और कुछ डी एक्साइट हो जाएंगे। इस तरीके से ना पेयर बन जाएगा, ये वाला पेयर बन जाएगा। अब कुछ ऑर्बिटल जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, कुछ डीस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 3 स्टेबलाइज हो जाएं, 2 अनस्टेबलाइज हों, या फिर 2 स्टेबलाइज हो जाएं, 3 स्टेबलाइज हों, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर ये किधर आ जाएगा, ये स्टेबल वालों में आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये हालत है कॉम्प्लेक्स की, ये किसकी है मैं लिख लेता हूँ, ये है मेटल के हालात और ये हैं उसके कॉम्प्लेक्स के हालात। कॉम्प्लेक्स अब मार्केट से आप लेकर आए बोतल में, बोतल आपने खोली, उसे बर्तन में डाल दिया, बर्तन में डाला तो उस पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ी तो क्या हुआ जी, ये काम हुआ। लाइट जब आकर टकराएगी उससे तो लाइट ना उसके इलेक्ट्रॉन को कर देगी एक्साइट, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और जब इस तरफ मैं फॉर एग्जांपल लाल कलर से उसे शो कर देता हूँ जी, वो एक्साइट हो गया। तो जब वो वापस एनर्जी एमिट करेगा ना जी, तो वो हो जाएगा डी एक्साइट और वो वापस आ जाएगा। ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही है उससे यहाँ पर निकल रहा है कलर, ये कलर आ गया,
और इस प्रोसेस को आप कहते हैं, जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही है, इसे आप कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। इसे डी डी ट्रांजिशन कहते हैं और डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं। अब आपके सामने जितनी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी मेन डिटेल मैंने लिख दी है और दो छोटी छोटी बातें अलॉयज और सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज की रह गई हैं, वो मैं अभी आपको मज़ीद बता दूंगा। फिलहाल अब आपके सामने जो डाटा है उसको मैं यहीं पर रहने देता हूं और हम करते हैं कुछ MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि विच पेयर शोज anomalous इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नीचे दो पेयर, हर एक दो एलिमेंट्स का एक पेयर दिखाया गया है, तो इनमें से कौन सा पेयर है जो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, यानी कि पेकुलियर बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखे रहने का मकसद यही है कि आप इनको देखकर फ़िलहाल एक अच्छा जज कर सकें और फिर बाद में जब आपको पेपर में आए तो आपको चीज़ें जो ना थोड़ा सा आप सिंक्रोनाइज़ कर सकें और उन्हें रिलेट कर सकें। आप जानते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। एक क्रोमियम है, उसमें S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है और ये जो ट्रांजिशन हुई है, ये जो शिफ्ट हुआ है, इसकी वजह मैंने बताई थी कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D सबशेल है। इसी तरीके से कॉपर में भी एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद कंप्लीटली फिल्ड D सबशेल। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑब्वियसली वो कॉपर एंड क्रोमियम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एलिमेंट हैं जो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं 3D सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जा रहा है वो ये है कि विच एलिमेंट shows electronic configuration argon 4s2 3d8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन शो करेगा? तो आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s2 का मतलब 2, 18 + 2 20 हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन D में हैं तो 20 + 8 28 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकल में नज़र आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे S में, 8 ये रहे D में। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। निकल जो है वो ये कन्फिग्रेशन शो करता है। याद रहे कि आपको पेपर में ये डाटा नहीं दिया गया होगा तो आपने जाना वो जो आपने याद किया इन्फॉर्मेशन उसी की बेस पर जज करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो यहाँ से ही निकल रहा है और सवाल ये है कि एन एलिमेंट शोज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 और सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉबेबल वैलेंसी, या जिसे आप ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, इम्प्रॉबेबल ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो 4s2 3d8, यानी निकल की बात हो रही है, 4s2 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो उसके लिए इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इम्प्रॉबेबल है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है कि किसी एलिमेंट के पास S के कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसके पास अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, अगर हम निकल की बात करें तो निकल के पास S के इलेक्ट्रॉन हैं 2 और अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 बनती है। 4 से नीचे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन S के यूज़ कर ले तो ये +2 शो कर सकता है, एक D का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज़ कर ले तो +3 भी शो कर सकता है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन D के यूज़ कर ले तो +4 मैक्सिमम शो कर सकता है। उससे ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। तो जो इम्प्रॉबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर वो हो जाएगी +5। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं। ये सारे इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन है ना वो पास पेपर से ही हैं और उसका हम जो ना फिलहाल टेस्ट ले रहे हैं कि वहाँ पर हमें किस तरह की बातें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जा रहा है वो ये कि एन एलिमेंट दैट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर,
ये नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? अगेन एस इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पर हमें नजर आते हैं एस इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। 5 ऑक्सीडेशन नंबर का कॉलम भी आपके सामने है। 7 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है 3D सीरीज में, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैंगनीज, क्योंकि उसके पास एस के इलेक्ट्रॉन हैं 2 और अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हैं 5, जो कि सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसी एलिमेंट की होगी। एक और सवाल देख लेते हैं जनाब। इस सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि पैरा मैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन, आप देख सकते हैं कि कितना सिंप्लीफाइड टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया। तो पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन, हाउ अबाउट द ऑप्शंस हेयर? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल इररेलेवेंट, तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने कभी नहीं पढ़ा ही नहीं। हमने तो सिर्फ बात ही ये की है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ का हम जिक्र करेंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड होंगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो कोई रिलेटेड नहीं होगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर भी पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड नहीं करता। पैरामैग्नेटिज्म फॉर श्योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ये आपने याद रख लेना है और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप देख लेंगे। अच्छा, ये सवाल जो है ये पास पेपर से नहीं है, ये आपने वैसे जनरली मैंने ऐड किया ताकि कुछ आइंस के बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो सवाल ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। इस सवाल को बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s और 3d में वो ऐड किस तरीके से होते हैं और रिमूव किस तरीके से होते हैं। याद रख लें, मैं मिसाल जो है वो ले लेता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, सबको ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये आइडिया क्लियर हो जाए। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आर्गॉन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। 18 के बाद अब अगले इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 4s में एंटर होंगे। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s2 20 हो गया और फिर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मैं समझाना चाह रहा हूं और इस इंफॉर्मेशन को हमें बाकायदा लिखना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स एंड लीव्स 4s first and then 3d। इलेक्ट्रॉन जब मैं फिलिंग कर रहा होता हूं तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन 4s में रखता हूं और फिर 3d में रखता हूं। जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं +3 बनाने के लिए तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। 4s में एंटर भी पहले होता है इलेक्ट्रॉन और लीव भी पहले करता है, तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे और एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर ये माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है स्कैंडियम +3 में। आर्गॉन देख लेते हैं, टाइटेनियम देख लेते हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गॉन 18, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में और अगर कोई बच गया तो फिर वो 3d में चला जाएगा। यहां से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन एंटर किस में पहले हुआ? 4s में। निकलेगा कहां से? 4s से ही निकलेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s वाले चले जाएंगे, 2 चले गए। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। टाइटेनियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। क्रोमियम को देखते हैं। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 18, 4s1 एनोमलस बिहेवियर आप जानते हैं और 3d 5। अब +3 करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3। पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा 4s से क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर भी 4s में पहले होता है, लीव भी पहले करता है। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मैंगनीज देख लेते हैं। मैंगनीज होता है आर्गॉन 18, 4s2 और 3d 5। अच्छा, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैंने निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले निकलेंगे? डी वाले। जी नहीं, ये 4s वाले निकलेंगे। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज +2 के पास। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन आइंस के लिए वो हमने की और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। बहुत अहम बात थी जो मैंने यहाँ पे आपसे जिक्र की। इसके साथ अब छोटी छोटी 2 इन्फॉर्मेशन रह गई थी, वो मैं आपसे जिक्र कर लूँ। एक तो इन्फॉर्मेशन रह गई है कि एक होते हैं इंटरस्टिशियल एलॉयज।
इंटरस्टिशियल एलॉयज जो होते हैं ना, दीज आर बेसिकली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। आइडिया समझें, ये देखें ये कोई मेटल है, मेटल के एटम है और ये दीज आर क्वाइट लार्ज, बड़े साइज के होते हैं। तो इनके दरम्यान में ना कुछ कुछ गैप्स होते हैं, ये गैप्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई छोटा सा एटम लाइक हाइड्रोजन का या कार्बन का वो एंट्रैप हो सकता है और वो कहीं पर भी किसी भी क्वांटिटी में एंट्रैप हो सकता है। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे ना, जो मिक्सचर बन जाए, मतलब आप इसे मिक्सचर कह सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ना, इन्हें इंटरस्टिशियल एलॉयज कहेंगे। और यू नेवर नो कि कितने एटम कहाँ पर एंट्रैप हो सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा। लाइक वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, दुनिया में जहाँ कहीं है ऐसा ही है, तो उसे तो कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर जो एटम्स हैं वो रैंडमली कहीं पर एंट्रैप हो सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, अवेलेबिलिटी कितनी है, इंटरस्टिशी कैसी है, गैप कितना बड़ा है, कौन सा एटम वहाँ पे अवेलेबल है, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो ये हैं जनाब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अच्छा, इंटरस्टिशियल एलॉयज के अलावा एक और भी होते हैं, उन्हें आप जनरल जो एलॉयज हैं वो कहते हैं। एलॉयज क्या होते हैं जी? दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स बनाते हैं ताकि उनकी खसूसियात जो है ना, उनको बेहतर तौर पे एक दूसरे की खसूसियात को इस्तेमाल किया जा सके। एक मशहूर मिक्सचर ऑफ मेटल जो है एलॉय, उसमें हम नाम लेते हैं स्टेनलेस स्टील का। और स्टेनलेस स्टील के अंदर ना आयरन में आप क्रोमियम डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसे जो जंग लगने का अमल है उसका वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। इट इज़ एन एलॉय। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर आज की हमारी बात मुकम्मल होती है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक और इस लेक्चर की डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।